जय हिंद मेरे दोस्त, कैसे हो भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके प्रिय चैनल साइंस विद रोहित सर पर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लड के सर्कुलेशन में आरबीसी के फंक्शन को अच्छी तरीके से समझ लिया है। आज हम उसके आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे, बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए बेटा। ये मोटिवेशनल लाइन आपको बूस्ट करने में आपको मदद करती है, आपकी तैयारी में चार चांद लगाती है। ठीक है, तो कुछ लाइनें कुछ इस तरीके से कही गई बेटा कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, क्योंकि जो दिया जितना जलेगा उसी में उजाला उतना होगा। जो दिया जितना जलेगा उसी में उजाला उतना होगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत करते कभी भी कामयाबी नहीं मिलती मेरे दोस्त। ठीक है, मेहनत करो, आज नहीं तो कल कामयाबी आपके कदमों को जरूर चूमेगी। इसी के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्यूल, श्वेत रक्त कणिकाएं भी हम इसे बोल देते हैं। बायोलॉजी की भाषा में इसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी बुलाते हैं। ल्यूकोसाइट, बायोलॉजी के भाषा में हम इसे ल्यूकोसाइट के नाम से बुलाते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ल्यूको, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस या व्हाइट, और साइट का मतलब होता है क्या, सेल, इट मींस कोशिका। तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि इसकी खोज की किसने थी। हु इज डिस्कवर्ड डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के खोज कर्ता का नाम क्या है। कमेंट करेंगे सभी बच्चे जल्दी से। तो डब्ल्यूबीसी के खोजकर्ता का नाम है विलियम एडिसन। विलियम एडिसन। ठीक है बच्चे। दूसरी बात हम बात करते हैं कलर की। तो कलर तो मैंने बता दिया, ये कलरलेस है। इसका रंग कैसा है। ल्यूको का मतलब ही होता है व्हाइट, और व्हाइट का मतलब होता है मेरे दोस्त कलरलेस। कलरलेस, रंगहीन, ये कोई सा भी रंग प्राप्त कर सकता है। तीसरी बात बेटा, इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, या इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारे शरीर में इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, कितनी मात्रा में हमारे शरीर में इसका होना कंपलसरी है। तो याद रख लेना, मैंने आपको बताया था व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, इन तीनों को अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू नंबर्स में मैंने आप लोगों को बताया था। तो आरबीसी संख्या ज्यादा होती है, उसकी संख्या मिलियंस में होती है, और डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है, इसकी संख्या थाउजेंड्स में होती है। तो आप मानोगे कि एक एडल्ट में, एक स्वस्थ व्यक्ति में 8,000 से लेकर के 10,000, 8,000 से लेकर के 10,000 तक ये पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी। 8,000 से 10,000 प्रति 100 ml ऑफ एचबी, 100 ml ऑफ एचबी। याद रखना 100 ml एचबी के अंदर, एचबी का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन है। एचबी का मतलब है हीमोग्लोबिन के अंदर आपको 8,000 से 1,000 डब्ल्यूबीसी की मात्रा होनी ही चाहिए। सर इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये मानव के शरीर में बनता कहाँ है। तो हमारे शरीर में ये बनता है हड्डियों के खोखले वाले भाग में, जिसे बोलते हैं बोन मेरो। और मैं समझा चुका हूं बोन मेरो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में ही इसका निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का भी वही निर्माण हो रहा है, आरबीसी का भी वही निर्माण हो रहा था। कहाँ, अस्थि मज्जा में। याद रखना बोन मेरो में, जो हड्डियों के बीच में खोखला भाग होता है। क्वेश्चन पूछे कि बताओ सबसे ज्यादा ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो हमारे जांघ की हड्डी में, क्योंकि जांघ की हड्डी सबसे मोटी होती है। एरिया ज्यादा मिलेगा तो ब्लड की फॉर्मेशन भी तो ज्यादा होगी। अब बात करते हैं कि सर बताओ इसका लाइफ स्पेन कितना होता है।
इसकी उम्र कितनी होती है, इसका जीवन काल कितना होता है। तो ये ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकता, 2 से लेकर के 4 दिन तक, 2 से लेकर के 4 दिन तक ये सरवाइव करता है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये मर जाएगा। 2 to 4 डेज इसका लाइफ स्पेन होता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि सर ये मरता कहाँ है, ये मरता कहाँ है, तो ये ब्लड में ही मर जाता है। जहां से पैदा हुआ है उसी ब्लड में ही मर जाएगा, रक्त में ही मर जाएगा। लेकिन एक और छोटी सी बात बेटा, यदि इसका रीजनरेशन पूछे, रीजनरेशन पूछा जाए, इसका रीजनरेशन का मतलब पुनः निर्माण, दोबारा ये जीवित कहां होता है, तो ये याद रख लेना, इसका पुनः निर्माण ब्लड में ही हो जाता है, रक्त में ही हो जाता है। रक्त से ही जिंदा हुआ, रक्त में ही मरा और रक्त में ही फिर पैदा हुआ, रक्त चरित्र बन गया ये पूरा। क्या रक्त चरित्र, मूवी देखी होगी आप लोगों ने। तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैंने बताई। एक छोटी सी बात आप लोग याद कर लेना कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं था, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नाभिक नहीं था, लेकिन इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस नाभिक प्रेजेंट होता है, नाभिक उपस्थित होता है। ठीक है बेटा, इसमें नाभिक क्या होता है, उपस्थित होता है, जब तक कि आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। रेड ब्लड सेल में याद रखना 2 चीजें नहीं पाई जाती, एक तो आरबीसी नहीं पाई, सॉरी रेड ब्लड सेल के अंदर एक तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और दूसरा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए वो बीच में कहीं नहीं मरता, वो एक ही जगह पर जाकर के मरेगा, जिसका नाम है स्प्लीन या लीवर, यकृत और जिगर। तो ये बातें मैंने आप लोगों को बताया। डब्ल्यूबीसी के बारे में खोजा किसने, विलियम एडिसन ने। कलर्स क्या है सर, कोई कलर नहीं है। क्वांटिटी कितनी है, 8000 से 10000 प्रति 100 ml हेमोग्लोबिन में। फॉर्मेशन बनता कहाँ है, बोन मैरो में बनेगा। और लाइफ स्पेन इसका कितना है, 2 से 4 दिनों तक। डेथ मरता कहां पर है, ये ब्लड में ही मरता है, ब्लड से ही पैदा हुआ था। और दोबारा पुनः निर्माण कहां होता है, ब्लड में ही होता है। और इसके अंदर एक विशेष बात याद रखना, न्यूक्लियस पाया जाता है, किसमें, डब्ल्यूबीसी में। तो ये मैंने आपको इसके बारे में कुछ बातें बताई। अब हम चलते हैं अगला पॉइंट इसके बारे में समझने के लिए, इसका फंक्शन क्या होता है, ये काम करता है क्या हमारे शरीर में। क्या करता है हमारे शरीर में, डब्ल्यूबीसी का यदि आपसे फंक्शन पूछा जाए तो ये आपके शरीर की इम्यूनिटी बनाता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनाता है। इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, यानी बाहर की बीमारियों से आपको बचाता है। ये प्रतिरोधक क्षमता का मतलब बाहर से आने वाले इन्फेक्शंस के, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सभी को ये मारने का काम करता है। इसीलिए याद रख लेना बेटा, इस व्हाइट ब्लड सेल को हम कुछ और नाम से बुलाते हैं, इसे फाइटर सेल भी कहते हैं, फाइटर सेल भी कहते हैं, या इसे हम सोल्जर ऑफ बॉडी, शरीर का सिपाही भी कहते हैं, शरीर का सिपाही भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो जिस तरीके से सरहद पर निगरानी रख के बाहर से आने वाले आतंकवादियों को एक सिपाही मारता है, ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर आए हुए हर हानिकारक बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल को ये मारने में आपकी हेल्प करेगा, इसको मारेगा। इतनी बात आपको याद रख लेना है। इसके अलावा याद रख लेना इसका नेचर कैसा होता है, तो ये फैगोसाइटिक नेचर होता है, ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब भक्षण करने वाला, भक्षण प्रकृति होता है, इसकी प्रकृति भक्षण की होती है। भक्षण का मतलब खाने वाला, भक्षण का मतलब खाने वाला। क्या खाएगा, तो ये खाएगा बेटा जम्स को खाएगा, और क्या खाएगा,
वायरस को खाएगा, और क्या खाएगा, बैक्टीरिया खाएगा, और क्या खाएगा, फंगस खाएगा, और क्या खाएगा, एटसेट्रा। इसी तरह से आपकी बॉडी में होने वाले सभी इंफेक्शन से आपकी सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए तो इसे बोलते हैं शरीर का सिपाही। यदि इसकी मात्रा आपके शरीर में कम हो जाए WBC, तो आपको कोई भी बीमारी, कोई भी रोग बड़ी आसानी से पकड़ लेगा और आपकी मृत्यु तक हो सकती है यदि वो बड़ा रूप धारण कर ले। तो अभी हम देखेंगे कि RBC WBC ज्यादा हो जाए, WBC कम हो जाए, तो उसके कम होने से, ज्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी बीमारियों को हम क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई, इतनी बातें आप लोगों ने याद कर ली WBC के बारे में। अब WBC कितने टाइप का होता है, तो भैया इस WBC को भी हमने दो भागों में बांटा हुआ है। किसमें, दो पार्ट में। तो यहां मैं लिखता हूं उसको, WBC को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। WBC का साइंटिफिक या WBC का बायोलॉजिकल नाम क्या है, तो आप लोग बता देना, ल्यूकोसाइट। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट। तो WBC जो होता है बेटा, WBC व्हाइट ब्लड सेल, ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले को हम बोलते हैं, एक मिनट बेटा, चलिए बेटा, सबसे पहले को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। साइट, इसको बोलते हैं अग्रेन्युलोसाइट। हिंदी में इसे बोलते हैं कणिकामय, अकणिकामय, इसको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना। कोई डाउट है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछना। ये ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं और तीनों का काम अलग अलग है। सबसे पहले को बोला जाता है बेसोफिल, दूसरे को बोलते हैं न्यूट्रोफिल, और तीसरे को बोलते हैं इयोसिनोफिल। इसी तरह से यहां दो होते हैं, एक होगा मोनोसाइट, और यहां जो मिलेगा अगला उसका नाम है लिम्फोसाइट। इसके बारे में मैं यही बता देता हूं आप लोगों को, बच्चों याद रखना कि बेसोफिल जो होता है ये एलर्जी से लड़ता है, यानी एलर्जी के खिलाफ एंटीबॉडी जो बनाता है वो होता है बेसोफिल। फिर उसके बाद न्यूट्रोफिल क्या करता है, तो न्यूट्रोफिल का काम है बेटा, न्यूट्रोफिल क्या करता है, तो न्यूट्रोफिल का काम है किससे, तो याद रखना न्यूट्रोफिल इसने एलर्जी से, और न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया से, न्यूट्रोफिल किससे, बैक्टीरिया से, या जो कुछ जर्म्स में होते हैं, जर्म्स होते हैं, जीवाणु या कीटाणु, इन दोनों को क्या करता है, ये खा जाता है। ये होता है फैगोसाइटिक नेचर। याद रखना न्यूट्रोफिल्स, यदि आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया आया जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है तो आप खाएगा भी और पचा भी जाएगा, क्योंकि पचाने वाला केमिकल है इसके अंदर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रेड ब्लड सेल के अंदर दो चीजें नहीं थी, एक न्यूक्लियस नहीं था और एक लाइसोसोम नहीं था। लाइसोसोम किसी सेल का वो भाग है जो सेल के अंदर यदि क्षति हुई, नुकसान हुआ तो उसे पचाने का काम करता है। और अब एक बात याद रखना, कोई भी बाहर से आने वाला इंफेक्शन बैक्टीरिया यदि हुआ और जर्म्स का हुआ तो आपको ये फैगोसाइटिक नेचर के होने के कारण से न्यूट्रोफिल भाई भक्षण कर जाएगा, खा के उसे पचा भी जाएगा। आगे बात करते हैं इयोसिनोफिल्स। तो इयोसिनोफिल्स याद रखना, ये वायरस से प्रोटोजोआ
और यदि वायरस का इन्फेक्शन हुआ आपके शरीर में, प्रोटोजोआ और यदि वायरस का इन्फेक्शन आपके शरीर में हुआ तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी कौन बनाएगा? तो याद रखना इयोसिनोफिल्स। तो सबसे पहले बेसोफिल था, बेसोफिल ने एलर्जी के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबॉडी बनाया। दूसरा इसके बाद हमारे पास था न्यूट्रोफिल, और न्यूट्रोफिल का काम है जो भी बाहर से आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का भक्षण करना। पहले पहचान करेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आप खाए तो उसको खा जाएगा, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीजें ऐसे खाते हैं जिसके अंदर याद रखना लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, वो जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे दही कर्ड तो आप लोग खाते होंगे, तो दही के अंदर हमारे शरीर के अंदर बहुत ही लाभदायक बैक्टीरिया होता है, और वो दही के खाने से आपकी स्किन पर ग्लो आता है, आपकी त्वचा पर ग्लो आता है, जिसके अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात बेटा याद रखना, जो दही है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो आपकी त्वचा के लिए बहुत ही मदद, आपकी त्वचा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसलिए दही का सेवन जरूर करें। दही आपके अंदर ऐसा कह सकता हूं एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इयोसिनोफिल्स, और इयोसिनोफिल्स प्रोटोजोआ और वायरस के अगेंस्ट में काम करते हैं। अब बात बचे यहां पर ये दो, एक मोनो और एक लिम्फोसाइट, इन दोनों का काम सेम है, लेकिन याद रखना ये दोनों के दोनों तुरंत एक्टिव नहीं होते, ये एडवांस में काम करते हैं, ये एडवांस स्टेज के लिए होते हैं, एडवांस स्टेज में ये काम करते हैं। और एडवांस स्टेज में किसके अगेंस्ट में काम करते हैं? तो जब भी कोई वैक्सीन लगाया जाता है, जब भी कोई वैक्सीन टीका लगाया जाता है, तो उस टीके में जो टीका जिसका लगाया गया है, जिसका एंटीडोट डाला गया आपके शरीर के अंदर, ऐसा इन्फेक्शन कभी भविष्य में यदि आपके शरीर में हुआ तो उसके खिलाफ ये क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक बात बताओ, अभी हम सभी लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया गया है, वैक्सीन लगाया गया है, तो कोरोना वायरस आपके शरीर में डाल दिया गया है और आपके शरीर को पहचान हो गई है कि ऐसे वायरस के खिलाफ हमें कौन सी एंटीबॉडी बनाना है। तो कभी यदि भविष्य में आपके शरीर के अंदर कोरोना वायरस इंटर हुआ तो उस कोरोना वायरस को मारने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान करेगा। ये ब्रेन होता है, इसके अंदर माइंड होता है, ये पहले पहचान करेगा और पहचान करके उसके खिलाफ वही एंटीबॉडी निकालेगा जिससे उसका खात्मा होने वाला है। आपने देखा होगा, आपको बीसीजी का बचपन में टीका लगाया गया होगा, आपको हेपेटाइटिस के टीका लगाया होगा, आपको टेटनस का और कई भी टीके लगाए जाते हैं। तो ये टीके हमारे शरीर में इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि भविष्य में यदि हमारे शरीर में ऐसा इन्फेक्शन हो जाए तो इस इन्फेक्शन से लड़ने के खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी पहले से ही बना हुआ होता है। तो ये बेसिकली बाहर से आए हुए रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है WBC व्हाइट ब्लड सेल, इसलिए इसे शरीर का सिपाही या फाइटर सेल के नाम से बुलाते हैं। इतनी बातें आप लोगों को याद रख लेना इससे रिलेटेड भाई। अब बात करते हैं कि WBC यदि हमारे शरीर में ज्यादा हो गया और यदि हमारे ब्लड में इसकी संख्या कम हो गई तो हमें होगा क्या? होगा क्या भाई? आप कुछ बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे और यदि सही तरीके से केयर नहीं किया तो भैया भगवान को प्यारे हो जाओगे। चलिए भाई, तो अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि आरबीसी की मात्रा ज्यादा और कम हो जाए तो फिर क्या दिक्कतें आएगी। पहले एक बात और बता देता हूं, इसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम आर प्रेजेंट, लाइसोसोम उपस्थित होता है, लाइसोसोम उपस्थित होता है किसके अंदर? तो याद रखना WBC में। किसमें नहीं होता? RBC में। क्या क्या नहीं होता? न्यूक्लियस और केंद्रक और क्या? लाइसोसोम। इसलिए ये ब्लड में कहीं भी मर सकता है, इसकी सफाई कर देगा लाइसोसोम। अब भाई कुछ हम डिजीज के बारे में देख लेते हैं, बीमारियां। सबसे पहले यदि आपके शरीर में WBC की संख्या में कमी आ जाए, WBC की संख्या में क्या आ जाए बेटा? कमी आ जाए तो क्या होगा?
तो बेटा यदि आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आ जाए तो उसे बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या बोलते हैं उसे? ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया। अब ये ल्यूकोपीनिया करता क्या है बेटा? यदि आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है तो उसे डॉक्टर की भाषा में ल्यूकोपीनिया कहते हैं। और यदि ये ल्यूकोपीनिया से आप ग्रसित हो तो आपको इजीली कोई भी बीमारी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बाहर से यदि फॉरेन पार्टिकल आए तो आपके शरीर को तुरंत क्या करेगा? कब्जा कर लेगा उसके ऊपर, क्योंकि उसके सिपाही तो मर चुका है भाई। तो ये बात आप लोग याद रख लेना, ठीक है? इससे इजीली इन्फेक्ट द बॉडी, आसानी से संक्रमण हो जाएगा, आसानी से संक्रमण हो जाएगा और कोई भी बीमारी लग सकती है। लेकिन यदि इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ल्यूकोपीनिया भी हमने डब्ल्यूबीसी की मात्रा के कम होने को बोला था, इसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया, ल्यूकेमिया। और इस ल्यूकेमिया को हम साधारण भाषा में बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर को ही बोला जाता है ल्यूकेमिया। ये याद रख लेना आप सभी लोग। डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि इसको क्या हो गया है, इसको कैंसर हो गया है। डॉक्टर ये कहेगा कि भाई इसको ल्यूकेमिया हो गया है। क्या बोलेगा डॉक्टर? डॉक्टर कहेगा कि भाई इस व्यक्ति को ल्यूकेमिया हो गया है, ठीक है? इसे डॉक्टर की भाषा में, वायु की भाषा में ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो इसलिए आप लोग याद रखना, अपने ब्लड के डब्ल्यूबीसी को बढ़ने मत देना। अब बात करते हैं कि सर ये डब्ल्यूबीसी के कम ज्यादा होने से, या डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, बाहर से आई हुई इन्फेक्शन से लड़ता है। एक और मैं बीमारी का नाम बताता हूं। एड्स का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। एड्स वो कैसे होता है, क्या होता है, किस वायरस के कारण से होता है, थोड़ा सा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों? चलिए बच्चे, सबसे पहले बात आती है एड्स, AIDS, ठीक है? एड्स का पूरा नाम क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, बीमारियों का समूह। ठीक है? तो मैंने बात किया एड्स। अब एड्स के वायरस का नाम क्या है? तो इसके वायरस का नाम है दोस्त, वायरस का नाम है HIV। अब इस HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब इसके अंदर वर्ड्स आ रहा है इम्यूनो। इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम। ये वायरस आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा और इम्यून सिस्टम में हमारा डब्ल्यूबीसी हेल्प करता है। बात आती है कि भाई ये किस फैमिली का वायरस है। ठीक है? तो याद रख लेना, इनकी भी अपनी फैमिली होती है, इनके भी अपने ग्रुप होते हैं। तो ये जिस फैमिली का वायरस है उसका नाम है रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस, ये इसकी फैमिली का नाम है। हमारी फैमिली के जैसे इन वायरस की भी फैमिली होती है भाई, रिट्रोवायरस। अब ये रिट्रोवायरस याद रखना, पानी में गया तो मर जाएगा, हवा में आया तो मर गया, जमीन पे गया तो मर जाएगा। ये जिंदा कहाँ रहेगा? क्योंकि इसको जिंदा रहने के लिए इसको भोजन की आवश्यकता होगी
और वो भोजन इसको मिलेगा कहाँ? आपके ब्लड में से। आपके ब्लड में से चुन चुन के, आपके ब्लड में से चुन चुन के ये WBC को खाना चालू कर देगा। तो याद रख लेना, WBC ही इसका भोजन है, और यदि WBC आपके शरीर में कम हो गया तो आपको कोई सा भी रोग हो जाएगा बड़ी आसानी से। इसलिए इसे बोला है बीमारियों का समूह। बात आती है कि सर ये होता कैसे है, इस बीमारी के होने का कारण क्या है, इन बीमारी के होने का रीजन, इसका कारण क्या है? तो इसके 3-4 मेन कारण है, बाकी इसके कोई नए कारण नहीं है। सबसे पहले इसका मेन कारण याद रखना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है रक्त चढ़ाना। अब रक्त कैसे चढ़ा जाएगा कि मान लो किसी एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति के अंदर चढ़ा दिया। जिस व्यक्ति का रक्त चढ़ाया गया है वो HIV से पीड़ित था, यानी एक इन्फेक्टेड ब्लड को चढ़ा दिया किसके अंदर? जो हेल्थी पर्सन है। तो अब उसके सेल्स जो हैं, अब ये जो ब्लड के सेल्स हैं, ये जो हमारा इम्यूनो वायरस है, इसको क्या मिल जाएगा? ब्लड। तो ये वहां सरवाइव कर जाएगा, जिंदा रह जाएगा, और आपको भी HIV एड्स देके चले जाएगा। दूसरा, इन्फेक्टेड नीडल। संक्रमित सुई। संक्रमित सुई क्या होती है? अब आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है। आपको पता है जो इंजेक्शन लगाता है वो आपके ब्लड तक इंजेक्ट कर देता है। अब यदि वो ब्लड निकाल रहा है दोबारा, तो उसके अंदर ये वायरस रह जाएगा चिपका हुआ। और यदि उसी इंजेक्शन को आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो बड़ी आसानी से आपके शरीर में ये सर्वाइव कर जाएगा, और ये आपको भी क्या दे देगा? एड्स का वायरस दे देगा। दूसरी आपने देखा होगी, पहले गांवों के अंदर जो बार्बर, जो नाई लोग हुआ करते थे, वो उस तरह से बनाते थे, और वो उस तरह से क्या बनाते थे, उसके अंदर एक ही ब्लेड से वो 10 लोगों का बना दे रहे हैं। अब एक ही ब्लेड से 10 लोगों को बना दे रहा है, तो यदि एक व्यक्ति को क्या हो गया बेटा एड्स, तो दूसरे व्यक्ति के अंदर वो सर्वाइव कर जाएगा उस ब्लड से। सीधा कहने का मतलब यही है कि यदि एक व्यक्ति का, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड एक हेल्दी व्यक्ति के ब्लड के कांटेक्ट में आया तो ये आपको रोग होगा, अदरवाइज ये रोग नहीं होगा। खाने से, छूने से, बैठने से, खांसने से, छींकने से ये नहीं होता है रोग। ये केवल ब्लड का ब्लड में कांटेक्ट होने से ये बीमारी आपको होती है। नंबर 3, अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट। असुरक्षित यौन संबंध। यदि आपने अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट किया तो भी ये ब्लड से मिक्स हो जाएगा और ये आपके शरीर में सरवाइव कर जाएगा। नंबर 4 जो चौथा है वो मां से एक बच्चे का, मदर टू चाइल्ड, मां से बच्चे। अब यदि कोई मां इन्फेक्टेड है और वो प्रेग्नेंट है तो आपको पता है मां के ब्लड से ही उसका बच्चा जिंदा है, मां का ही सारा न्यूट्रिएंट्स उसके बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो याद रखना मां के HIV जो वायरस है वो भी उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन 4 कारणों के अलावा कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण से याद रख लेना आप सभी लोग कि किसी को HIV हो जाए। HIV होने का मेन एक ही कारण है, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के ब्लड से एक हेल्थी व्यक्ति के ब्लड में कांटेक्ट किसी भी तरीके से यदि हो गया तो अभी ये सरवाइव कर जाएगा HIV वायरस, अदरवाइज ये HIV वायरस कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा होगा पहले शुरुआत के दौर में कि जिन लोगों को एड्स हो जाता था कुछ लोग उसको गलत नजरों से देखा करते थे। अब वो ये नहीं देखते थे कि इसके होने का रीजन कई हो सकता है, केवल एक ही रीजन नहीं हो सकता है। तो गलत निगाह से लोग देखते थे, ना उसके पास कोई बैठता था, ना ही उसके पास कोई खाना खाता था, ना ही कोई इसे छूता था, यानी वो अछूत बीमारी की तरह उसे मान लिया गया था। लोगों ने इसे अछूत मान लिया था।
फिर इसके बाद लोगों में जागरूकता फैलाई गई कि भाई ये खाने से, छूने से, एक साथ बैठने से नहीं फैलता है। तब लोगों में थोड़ी सी समझदारी आई और लोग थोड़े से जागरूक हुए। ठीक है, तो एक बात याद रख लेना आप सभी लोग। दूसरी एक और बात क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले ये एड्स आया कहाँ था, किस देश में? तो सबसे पहले ये यूएसए अमेरिका में आया था मेरे दोस्त, और अमेरिका में 1921 में सबसे पहले ये पाया गया। और ज्यादा दिन नहीं हुए, इंडिया में 5वें साल में ही इसने दस्तक दे दिया। इंडिया में 1986 में एड्स ने दस्तक दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये अमेरिका में आया था, और फिर उसके बाद ये वायरस कहाँ आया? दूसरी बात तो याद रखना, इंडिया में 1986 में 1986 में आया। अब याद रखना इसके कुछ लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले आपका भूख ना लगना, आपके वजन का कम होना। एक बात बताओ, जब आपको भूख नहीं लगेगा तो आप खाना नहीं खाओगे, खाना नहीं खाओगे तो आपका वजन ऑटोमेटिक क्या होगा? कम होता जाएगा। और रात के समय, किसी भी समय आपके बॉडी के अंदर हाई फीवर होना। क्या होना? हाई फीवर होना। तो ये इसके मेन लक्षण है। इसका एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम आपने सुना होगा, एलिसा टेस्ट। इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है बेटा? एलिसा टेस्ट। और ये एलिसा टेस्ट सभी सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल